हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू मेंटल हेल्थ बैठक। आज बात करेंगे एडीएचडी पे। मैं हूं उमेर और मेरे साथ हैं डॉक्टर खुरम सादिक जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं यहाँ यूके में। भाई से आज बात करेंगे और पूछेंगे एडीएचडी के बारे में जो मेरे जहन में सवालात हैं जो मुझे लोगों ने भी पूछे हैं। इससे पहले हम भाई से मजीद बात करें, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी के ऊपर भी वीडियोस हमारी हैं जो आप चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा गेमिंग डिसऑर्डर पे, सुसाइड्स पे और कोविड रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसके ऊपर भी हमने बात की हुई है। सो गो ऑन टू द channels and check those videos out and let us know your feedback. अच्छा भाई, ADHD बहुत से लोग इसको खुद भी डायग्नोज करके बैठे होते हैं। आप जरा बताएं कि टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो नाम में ही आ गया इसके कि दिस इज अ डिसऑर्डर। बिल्कुल। कहीं मैंने पढ़ा था कि सम पीपल रेफर टू इट एज न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन। तो आप अगर थोड़ा सा बता सकें कि डिसऑर्डर क्या कहलाता है और इज दैट ट्रू, न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन है ये? इसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन कहते हैं। ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन मतलब इन लेमैन वर्ड्स ये है कि जेनेटिक है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफरेबल है। और अगर माँ-बाप को हो तो चांस है कि बच्चों को हो। तो इसमें अच्छा। विन स्टडीज़ हुई हैं। तो वो काफ़ी श्योर शॉट वो है कि ये एक लिंकेज से दूसरे लिंकेज में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। ठीक है। और मतलब इट्स नॉट अ डिज़ीज़ अगेन, ये एक डिसऑर्डर है, मतलब अ पर्सन इज़ बोर्न विद इट। और इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ हैं, जैसे रिस्क फैक्टर्स जिसमें हो गए, जिसमें प्री बर्थ वेट हो गया, प्री टर्म मतलब वक़्त से पहले पैदाइश हो गई, कम वेट हो गया। और ठीक। प्रेगनेंसी के दरमियान अगर कोई दवाइयाँ ली हों, ओके। कुछ अगर यहाँ पे वेस्ट में अल्कोहल वगैरह, वेस्ट में क्या मतलब पूरी दुनिया में अल्कोहल या ड्रग्स, रिक्रिएशनल सब्सटेंसेस, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। ये रिस्क फैक्टर्स में काउंट होते हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स के ऊपर भी एक आगे सवाल है मेरे पास, वो फिर उसको ठीक। लाइन अप भी कर लेंगे। अच्छा, इसी जब मैं एडीएचडी के बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, तो एक और इस्तेलाह भी इस्तेमाल हुई, टर्म यूज हुई, एडीडी। सही है। तो एडीडी और एडीएचडी, आर दे दीज टू डिफरेंट थिंग्स या एक ही चीज है? नाम ठीक है। बाद में इवॉल्व हुए, क्या है? ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर पहले कहा जाता था, मतलब ये तकरीबन कुछ साल पहले। ठीक है। अब जो है और वो भी एडीएचडी की एक किस्म बताई जाती थी, लेकिन अब ये है कि वो अंडर द सेम अम्ब्रेला आ गया है जो एडीएचडी है। तो एडीएचडी 3 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं, पहले को कहते हैं हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फिजिटी होता है, विदाउट थिंकिंग बच्चा या बंदा काम कर लेता है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता इन्वॉल्व चीज़ के काम करने में। वो हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी टाइप एडीएचडी कहते हैं। फिर दूसरा जो है वो उसको है इनअटेंटिव टाइप, जिसमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, लोगों का फोकस नहीं होता, प्रॉब्लम्स होती हैं, काम नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बड़े आराम से, तो और मतलब चीज़ें खो देते हैं। अ, फिर अच्छा। ये दूसरी टाइप है। तीसरी टाइप है जिसको कंबाइंड टाइप जिसे कहते हैं, जिसमें दोनों होता है, जिसमें हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी के सिम्पटम्स भी होते हैं और जिसमें इनअटेंशन के सिम्पटम्स भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड टाइप। ओके। ठीक है, तो ये तीन तीन किस्में हो गई। तो एडीडी मतलब इन शॉर्ट एडीडी हम यूज़ नहीं करते अब हम यूज़ करते हैं अगर कोई हो तो एडीएचडी इन अटेंटिव टाइप। अच्छा। ओके। ठीक है, तो ये मतलब इवॉल्व हो गई है वो टर्म, और ये एडीडी ऑब्सोलीट हो गया एक तरह से टर्म। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, आसान अल्फाज में, क्विक समरी में अगर आप बता दें कि इज इट ट्रीटेबल नॉट? हाँ, मतलब जो बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंडीशन एडीएचडी एक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेबल कंडीशंस यू कैन गेट। अच्छा। ओके। और इसमें मेडिकेशन का इम्पैक्ट लाइफ़स्टाइल पे इतना मैसिव होता है कि मैंने ज़िंदगियाँ बदलती हुई देखी हैं, ओके। बच्चों में भी और बड़ों में भी। अच्छा। तो ओके। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो बहुत मैनेजेबल है विद मेडिकेशन और उसका असर बहुत जल्दी होता है और आपको उसका इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी नज़र आता है। अच्छा, 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 सही है। तो ट्रीटेबल है ऑब्वियसली,
क्योरेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रीटेबल है, तो मतलब वो कह सकते हैं कि उसको मैनेजेबल है, मतलब हम सही जितनी भी कंडीशन होती है लॉन्ग टर्म कंडीशंस हैं, जैसे इवन फिजिकल हेल्थ कंडीशंस आप ले लें, एपिलेप्सी ले लो, एस्मा ले लें, सही है। या हाइपरटेंशन ले लें, या डायबिटीज हो गया। कार्डियक डिजीजेस ले लें, मतलब सारा कुछ ये दीज आर नॉट क्योरेबल कंडीशंस, सही ये हैं मैनेजेबल कंडीशंस। तो सही। इसी तरीके से एडीएचडी इज अ मैनेजेबल कंडीशन। ओके, दैट्स गुड। ठीक। अच्छा, इसमें नाम में ही वर्ड है हाइपर एक्टिविटी। बिल्कुल तो हाइपर एक्टिविटी, एक तो ज़ाहिर है कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वो हाइपर बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल। लेकिन आप इसको किस तरह देखते हैं कि लोग किसी भी हाइपर एक्टिव बंदे को बड़ी जल्दी कहना शुरू कर देते हैं? आजकल बहुत कॉमन हो गया कि यार ये मतलब लगता है ये एडीएचडी है, ये बहुत हाइपर एक्टिव है, इसकी एनर्जी खत्म बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। तो जरूरी तो नहीं है, या मतलब ज्यादातर आप कह सकते हैं कि चांसेस होते हैं, या ये? देखिए, बात यह है कि एक कंडीशन डिसऑर्डर उस वक्त बनता है कि जब वो ऑर्डर को आपके ब्रीच करे, ठीक है, इसीलिए हम उसे कहते हैं डिसऑर्डर। ठीक अच्छा, है, ठीक। एक 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 तरह का हम काम कर रहे हैं, एक लाइन पे चल रहे हैं और उससे थोड़ा डिविएट हो जाए, सही तो है। एज लॉन्ग एज सिम्टम्स हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और आप उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, तो वो उस जुमरे में नहीं आता। सही। उस वक्त आता है कि जब वो इन चीजों के ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, और जिसकी वजह से आपको इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाएं, तब उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। सही। तो मतलब ये, मतलब अगर कोई है बहुत कोई एक्टर है, या कोई और बंदा है, या कोई कॉलीग है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, और मतलब आपको पता चलता है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह 3 काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है, और कभी कभी हो सकता है कंप्लीट ना कर रहा हो, लेकिन वो अपनी कंडीशन उस चीजों को मैनेज कर रहा है, तो वो हम उसको डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। ठीक है। सही। तो और ये ये एक सिमिलरली अप्लाई, सॉरी, जी, सिमिलरली अप्लाई होगा अटेंशन डेफिशिएंसी पे भी, कि अगर बिल्कुल। अटेंशन डेफिशिएंसी है तो सिमिलरली उससे भी मतलब अगर कोई मैनेज कर रहा है या वो कुछ कर रहा है, आपको उसको डिसऑर्डर कहने की जरूरत ही नहीं है। सही। मतलब क्योंकि अब तो आप डिसऑर्डर कह देते हैं, खासकर तो एडीएचडी में, इसका मतलब है कि आप एक लाइन पे वो कर रहे हैं कि ये अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता, हम्म। और दैट पर्सन रिक्वायर्स हेल्प इन ऑर्डर टू मैनेज। वो ठीक है। साइकोलॉजिकल हेल्प हो सकती है, वो फार्माकोलॉजिकल हेल्प हो सकती है। एडीएचडी में फार्माकोलॉजिकल हेल्प इज द utmost थिंग, वो ओ, सबसे पहले आती है। अच्छा, ठीक है। जी, सही। ये हो गया अटेंशन डेफिशिएंसी हो गई, और हाइपर एक्टिविटी हो गई। बिल्कुल जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने लगे, तो एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद वो फिर आप उसको डिसऑर्डर बिल्कुल। कह सकते हैं, बट लेबल कर देना, क्योंकि अब तो, हाँ, अब तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम वैसे ही इवॉल्व होते जा रहे हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बाद ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम साइकिल है। वैसे ही शॉर्ट हो गया है। तो फिर तो हर बंदा ही अटेंशन डेफिशिएंसी का शिकार कहलाएगा, और हर बंदा ही लेबल हो जाएगा। बिल्कुल, ये चीज भी आपको यू हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट, क्योंकि जिस जिस तरह हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो उस तरीके से असेसमेंट के तरीके, अपने पर्सपेक्टिव्स आपको डायनामिक बनाने पड़ेंगे। हम्म। अब जैसे बच्चों की मैं बात करता हूँ, आप बच्चों को एक बहुत कम एज से अगर आप डिवाइसेस दे देते हैं, जी। और उन डिवाइसेस की वजह से ये होता है कि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होने लगता है, ठीक है। और वो हर चीज मांगते हैं, बहुत एक्साइटिंग, बहुत, और हर बाकी आउट ऑफ दैट वो उसको उनको चीज बोरिंग लगती है, तो इसलिए वो कोई चीज कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एकदम से एक वर्डिक्ट आ जाता है कि यार ये तो लगता है अटेंशन डेफिसिट है, लेकिन आपने वो हाइपोथेसिस तो टेस्ट ही नहीं किया, जहां आप उससे डिवाइसेस से हटाएं और फिर देखें कि उसमें अटेंशन डेफिसिट रहता है कि नहीं रहता है, और मतलब इट अप्लाइज टू एडल्ट्स एज वेल। ठीक तो है। वो एलिमेंट को बहुत, वो दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। मैं हमेशा इस एलिमेंट को देखता हूँ, बच्चों में भी और बड़ों में भी, कि ये हाईलाइट होना चाहिए ये चीज, क्योंकि ओके। लॉट ऑफ द असेसमेंट्स इट इज नॉट हाईलाइटेड एट ऑल। अच्छा, 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 अच्छा। बिल्कुल, मतलब कि अगर आप उसका फॉर्मेट देखें, जो असेसमेंट्स का फॉर्मेट है, तो जी। उसमें कहीं पे भी ना डिवाइसेस का जिक्र है, ना बिकॉज ऑफ दैट कंसंट्रेशन अटेंशन डेफिसिट का जिक्र है। हम्म। लेकिन ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं, हमारी अपनी अटेंशन कंसंट्रेशन इतनी कम हो चुकी है। बिल्कुल, नो डाउट। नो डाउट। हाँ, इसी की प्रोक्रास्टिनेशन भी चलती रहती है। बिल्कुल। अच्छा,
आपने अभी बीच में जिक्र किया एडल्ट्स में हम देखते हैं और बच्चों में भी देखते हैं, लेकिन जितना देखा मैंने, इट्स ऑलवेज रेफर्ड टू एज एडल्ट एडीएचडी। हम्म। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसको एडल्ट एडीएचडी क्यों कहते हैं? असल में हिस्ट्री अगर आप देखें ना, तो पहले तो ये कि एडीएचडी को रिकग्नाइज करने में भी सदियां लग गई। वो अच्छा। इसलिए कि हमेशा से ये एक था कि मतलब दीज आर नॉटी किड्स, ये शरारती बच्चे हैं, ये मैनेज हो जाते हैं, ये मैनेज नहीं हो सकते, इसलिए कि इनकी परवरिश सही नहीं है। वो बेचारी माँ आखिर में पिस जाती थी। सही। और सिर्फ ये हमारे सोसाइटीज में नहीं है, वेस्टर्न सोसाइटीज में भी यही हाल है कि आपकी परवरिश, आपका वो नहीं है। स्कूल्स दे डोंट टेक इट इनटू अकाउंट, वो हमेशा बिहेवियर के ऊपर एलिमेंट आता है। और यहाँ पे भी मतलब बाप से ज्यादा माएँ अपने आप को गिल्टी फील कर रही होती हैं। ठीक। फिर एक वक्त में समझा आता था कि, और बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये डिसऑर्डर जो है ये 16-17 साल के बाद खत्म हो जाता है। ये भी एक अच्छा। हाँ, ये एक बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। एडल्ट एडीएचडी, लेकिन मतलब जैसे एक रात हुई, मतलब मिडनाइट, और उसको सिम्टम्स हैं, दूसरे दिन अक्रॉस दैट इट्स गॉन, वो नहीं है। और इस वजह से यूके में तो सर्विसेज भी नहीं है, ट्रांजिशन सर्विसेज भी बहुत सारी नहीं है। तो वो जो 16 साल या 18 साल, आजकल तो 18 साल भी बेचारे कैंप चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट उनको रख रहे होते हैं। तो वो 18 साल के आगे उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि जीपीज़ कहते हैं यहाँ पे कि हम तो ये, क्योंकि ये तो कंट्रोल्ड ड्रग्स होती हैं, कंट्रोल्ड ड्रग्स ये होती हैं कि ये मतलब इट हैज़ एन एडिक्शन एलिमेंट। तो ओके। वो तो हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं विदाउट स्पेशलिस्ट सर्विसेज, और वहाँ दूसरी तरफ एडल्ट साइड पे स्पेशलिस्ट सर्विसेज है नहीं। तो क्या अच्छा। करें? तो वो कई दफ़ा ये होता है कि डिसकंटिन्यू हो जाती हैं बिकॉज़ ऑफ दैट। और मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा सुनाता हूँ कि मैं 2006 में अपनी मैं शुरू की, उस वक़्त हम उसे एसएचओ रोटेशन कहते थे, सीनियर हाउस ऑफिसर रोटेशन, मेरा दूसरा साल था। और एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एडल्ट एडीएचडी को रिसर्च कर रहा हूँ, तो तुम इन्वॉल्व होना चाहते हो? तो मैंने कहा ठीक है, हम्म। कहते मल्टी सेंट्रिक कर लेंगे। तुम लिंकन में हो, मैं शेफील्ड में हूँ। मैंने कहा ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे होती है हमारी एक रिसर्च एथिक्स कमेटी होती है। ठीक वहाँ है। पे हम जाते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि हम एक रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो एथिक्स कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब उसमें सोशल वर्कर भी है, उसमें पास्टर भी है, उसमें हो सकता है एक इमाम भी बैठा हो, उसमें एक हाँ। स्कूल टीचर भी बैठा हो, उसमें एक साइकियाट्रिस्ट भी बैठा हो। तो मैं गया तो वो बहुत बड़ा पैनल था, एक राउंड टेबल किस्म की थी, आई वुड से एन ओवल टेबल थी, जिसके इर्द-गिर्द सारे हम बैठे हुए थे। तो सही। मैंने स्पॉट किया कि हमारा एक उसी जगह का कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ओके, दैट इज़ गुड। ये रिअश्योरिंग है कि एक फ़ैमिलियर शक्ल मैं देख रहा हूँ। हम्म। और जो पहला सवाल था, उस बंदे ने मुझसे पूछा, उसने कहा कि एडीएचडी तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, दैट्स अ फेक डायग्नोसिस, तो तुम इस बारे में रिसर्च क्यों कर रहे हो? ये तो एक वो है। और ये मैं आपको 14 साल पहले की बात बता रहा हूँ, नॉट सो लॉन्ग अगो। सही, कमिंग फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट। कमिंग फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट। और उसने हमें इतना, मतलब लिटरली उसने बेइज्जत करके हमें निकाला नहीं, बाकी उसने सब कुछ कह दिया। वाओ। लेकिन वो जो थी एथिक्स कमेटी ने अप्रूव कर दी। तो मैं आपको परसेप्शंस की बात बता रहा हूँ कि एक कंसल्टेंट, एक साइकियाट्रिस्ट का उस वक़्त ये परसेप्शन था। तो हम्म। अब ये है एडल्ट एडीएचडी, इसलिए वो करते हैं कि उसको पता चल जाता है आपको साफ-साफ कि ये या तो ट्रांज़िशन होके आया है चाइल्डहुड में उसे डायग्नोज़ हुआ था और ये अब एडल्टहुड में कैरी किया है, या सही। फिर एडल्ट में इसका डायग्नोसिस हुआ है क्योंकि ये मिस हो गया था ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, और कैम्स ने, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट सर्विसेज ने उसे मिस कर दिया। तो ये एक बहुत कॉमन थीम है जो एग्जिस्ट करती है, जिसमें, और इसलिए इससे स्पेसिफिकली एडल्ट एडीएचडी। पर इसका तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी अभी डीएसएम-5 में आया है। उससे पहले तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी नहीं था एडल्ट्स के लिए। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो इसका मतलब है, इसका डायग्नोसिस जो था, फिर डायग्नोसिस के ऊपर बाद में तफसीली बात भी करेंगे। डायग्नोसिस इसका चाइल्डहुड में भी हो सकता है, होता है, और बिल्कुल। फिर वो एडल्ट में इट वाज कंसीडर्ड कि नहीं होता, तो इस वजह से वो एडल्ट ये कहते एज थे कि में एडल्ट में हो नहीं सकता, और चाइल्डहुड में जो है चाइल्डहुड में ये खत्म हो जाता है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। अब ये है कि एडल्टहुड के जो केसेस हैं वो हमें उस वक़्त मिलते हैं कि या तो एक बंदा है मैनेज कर रहा है, जी। एक बंदा है, बंदी है मैनेज कर रही है इस कंडीशन को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट मेडिकेशन, और कोई उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल आ जाती है या ऐसा कोई इवेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो कंडीशन वो मैनेज नहीं कर सकते, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सही। हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। या ये वो लोग हैं कि जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास बेतहाशा दफ़ा गए हैं, लेकिन चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट ने कहा है कि इसको एडीएचडी नहीं है, वो लोग फिर हमारे पास आते हैं। क्योंकि
अब एक बहुत अगेन इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो कि हम करते हैं कि एडीएचडी का हम जैसे ही ख्याल आता है हमारे जहन में एक बच्चा है जो उछल उछल रहा है, कूद रहा है, कभी इसी को थप्पड़ लगा रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई दरख्त पे चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, चोट आ रही है। नहीं, मतलब ये एक किस्म का बच्चा है एडीएचडी का, या एक किस्म का इंसान है एडीएचडी का। दूसरा जो है वो बैठा है, वो कंसंट्रेट करना चाह रहा है, एकदम से कोई आवाज आई तो उसने मुड़ के देखा, डिस्ट्रैक्टेड है, अटेंशन नहीं दे सक रहा, लेकिन उसमें हाइपर एक्टिविटी नहीं है। तो ओके। अक्सर जो मिस होते थे वो इनअटेंटिव टाइप मिस होते हैं, कि वो हाइपर एक्टिविटी उनमें होती नहीं है, लेकिन इनअटेंटिव वो किसी और चीज को वो डाल देते हैं कि इसको एंजाइटी है, या मतलब ये इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए ये कंसंट्रेट नहीं कर सक रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अभी आपने शुरू शुरू में बात की थी कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, तो ये हेरिडिटरी या यू नो यू आर बोर्न विद दिस, तो इज दैट फॉर श्योर कि यू आर बोर्न विद दिस, और इज इट समथिंग कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडीएचडी डेवलप भी कर सकते हैं? नहीं, यू आर बोर्न विद इट। अभी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि यू आर बोर्न विद इट, क्योंकि उन्होंने ठीक। जैसे ट्विन्स के ऊपर रिसर्च की, फिर उन्होंने जेनेटिक लिंक्स किए, तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि देयर इज अ क्लियर लिंक ठीक है। के। और ये मैंने भी देखा है कि जनरेशन बच्चों की और उसकी, कि आप जब हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, तो कोई कहता है हाँ जी मेरे इसको अंकल को था, मेरे इसको था, तो वो एक लिंकेज आपको क्लियर नजर आ जाती है। ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर था, जिक्र था कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ हो गया हो, प्रेगनेंसी में अगर ड्रग्स ली हो, या प्रेगनेंसी में कोई वो, मतलब वो रिस्क फैक्टर्स हैं, ड्रग्स का, सिगरेट का, मतलब स्मोकिंग का, अल्कोहल का, लो बर्थ वेट बेबी का, या प्री Mature। प्री बर्थ हो जाती है, मतलब है पूरी टर्म प्री टर्म बर्थ जिसे हम कहते हैं, ओके। वो दीज आर रिस्क फैक्टर्स। लेकिन ठीक। ये वो एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स के वो कॉज नहीं करते हैं, अभी तक वो एसोसिएशन निकाली नहीं गई है। हो सकता है इन द लॉन्ग रन शायद निकल आए, कोई इस किस्म का रिसर्च हो, या हमें डिटेल पता चले, क्योंकि आप याद रखें मेडिकल कंडीशन जो है ये सारी इवॉल्विंग कंडीशंस हैं, मतलब हमें हमें चीजें नई पता चलती हैं एज वी गो ऑन अबाउट थिंग्स। बिल्कुल, we learn new things। तो इस वक्त जो है परसेप्शन है, जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि इट इज जेनेटिक, इट इज न्यूरो डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये पता चल गया कि इट इज समथिंग जो कि जेनेटिकली होती है, बच्चों में भी होती है, एडल्ट्स में समटाइम्स खत्म हो जाती है, बट एडल्ट्स में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, मैं आप मतलब आपसे अलग अलग एज कैटेगरीज के लिहाज से सही, पूछूंगा सही। कि अगर व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इश्यूज या इश्यूज एनीवन यू नो टिपिकली कैन हैव अ फेस जो सही। पीएचडी के होंगे, और डे टू डे ऑपरेशंस में या फंक्शनिंग में किस तरह इफेक्ट करता है, अगर हम मतलब ठीक है, शुरू करें बच्चों से, चलिए छोटे बच्चों बच्चों से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों में शुरू, मतलब बच्चों का सबसे बड़ा एलिमेंट है स्कूल का, ठीक है। स्कूल से। स्कूल में केयरलेस वर्किंग होगी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे टीचर्स की, बार बार बताना पड़ेगा। एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है कि दूसरा साइड का क्वेश्चंस लिखे हों, और वो मतलब है जल्दी में वो उन्होंने देखा ही नहीं, और वो छोड़ के क्वेश्चंस आ गए। अब कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बस वहीं छोड़ दी, कोई एफर्ट ही नहीं किया उसमें। हम्म। ऐसी चीज़ें जिसमें एफर्ट होता है वो बिल्कुल बच्चे बच्चे करते ही नहीं है। फिर ये होता है कि स्कूल में चीज़ें भूल गए, बुक्स जो हैं वो स्कूल में भूल गए, फिर जब स्कूल के लिए जाने के लिए चीज़ें होंगी तो सुबह वो चीज़ें भूल जाएँगे। होमवर्क किया होगा लेकिन जाएँगे नहीं। फिर ये होमवर्क्स पे मसला होता है। अगर वो दे आर डिस्ट्रैक्टेड और इंटरेस्टेड नहीं है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो करते ही नहीं है, बिकॉज़ दे सी कि इसमें इसमें कोई कोई इस किस्म का है ही नहीं, हमारे लिए कोई रीज़न है ही नहीं करने का। फिर अच्छा। इंटरप्ट करते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं एकदम से जंप कर देते हैं बीच में, फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो जैसे हाइपर एक्टिव होते हैं, इधर-उधर भाग रहे होते हैं, मतलब दे आर यूजुअली नोन एज़ क्लास क्लाउन्स। मतलब यहाँ पे तो यूके में एक बहुत सही टर्मिनोलॉजी है जिसे वो कहते हैं कि मतलब ही वाज़ अ क्लास क्लाउन। सही। तो हर एक को हँसाना, किसी को छेड़ना, किसी को थप्पड़ लगा के भाग गए, हालाँकि क्लास चल रही होगी, और डिटेंशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ। क्योंकि उसमें उनमें जो थॉट प्रोसेस और एक्शन में कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता। मतलब जैसे ही थॉट आई तो उन्होंने एक्ट कर दिया उस पे। अच्छा। किसी ने धक्का दिया तो पीछे मुड़ के ये नहीं पूछा कि क्यों धक्का दिया है? पीछे मुड़ के उसने भी धक्का दे दिया, या थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, लात मार दी, इसलिए सही। वो चीज़ें होने लग गई। तो ये बच्चों में अक्सर चीज़ें, जैसे रोड का वो एक बहुत बड़ा है
कि रोड क्रॉसिंग करते हुए इधर उधर नहीं देखा और बिल्कुल भाग गए। गाड़ी का उनका डेंजर अवर्सिव होते हैं, रिस्क अवर्सिव होते हैं, पता नहीं होता डेंजर का, स्ट्रेंजर डेंजर का कोई आइडिया नहीं होता उनमें। अच्छा। तो इस किस्म की प्रेजेंटेशन ये बच्चों में पाई जाती है। फिर बच्चों में इंजरीज काफी होती हैं कि मतलब कभी दरख्त पे चढ़ रहा है तो कभी यहाँ पे चढ़ रहा है। मतलब ऐसे बच्चे जो हैं जिनको सिवियर एडीएचडी होता है, उनकी आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर्स होगी। मतलब 10 फ्रैक्चर्स हैं, 12 फ्रैक्चर्स हैं, 15 फ्रैक्चर्स हैं बचपन में। कभी हाथ एक दफा टूटा, 2 दफा टूटा, 3 तो एंड दे डोंट लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। वो बार-बार वही चीज़ करेंगे क्योंकि उनमें एनर्जी होती है, एनर्जी उन्हें डिसिपेट करनी होती है कहीं पे। तो ये तो है, मतलब ये बच्चों की प्रेजेंटेशन है और आपको ये यूजुअली। बच्चों में जैसे अगेन हाइपर एक्टिविटी से ही रिलेट करते हैं ये, मतलब मैं तो अपनी लिमिटेड नॉलेज या जो मैंने चीजें सुनी है उसी के हवाले से बात कर रहा हूँ। स्लीपलेसनेस वो भी एक बिल्कुल, एलिमेंट होता है या? स्लीपलेसनेस बहुत बहुत बड़ा एलिमेंट होता है उसका। मतलब वो उनको नींद ही नहीं आती, इसलिए कि उनकी एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट ही नहीं हुई होती। सही। और कभी-कभी खासकर आजकल के वक़्तों में तो आप देखें, अगर किसी को एनर्जी है किसी के पास, तो बैठे हुए हैं, कोई गेमिंग कंसोल खेल रहा है, तो कोई मतलब अपनी उस पे है, कोई नेटफ्लिक्स कर रहा है, सही। तो एनर्जी तो रह फिजिकल जाती है। एक्टिविटी उतनी नहीं है बिल्कुल, तो बच्चों को। आपको इन ऑर्डर टू फील टायर्ड, मतलब यू हैव टू गेट दैट एनर्जी आउट ऑफ योर सिस्टम। अगर आपकी एनर्जी नहीं निकली वहाँ पे, तो नींद नहीं आएगी। इसलिए जब उन्हें थकाया जाता है बाहर आउटडोर्स में और वापस आते हैं तो सो जाते हैं। अच्छा, ये हमने ज़ाहिर ओवर जनरल लेवल पे कवर कर रहे हैं चीज़ों को। इससे चाइल्ड से आ जाएँ आप हाँ, टीनेजर्स, बिल्कुल, बिल्कुल टीनेजर्स पे आ जाएँ। फिर कॉलेज, टीनेजर्स में अर्ली कॉलेज या हाँ, लेट स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल्स हो गए या कॉलेज बिल्कुल। हो गए, सिक्स्थ फॉर्म तो हो गया। टीनेजर्स में फिर ये होता है कि अगेन अटेंशन का जो मैंने बात की वो कंप्लीट नहीं करते हैं, होमवर्क में इंटरेस्टेड नहीं होते, बाहर देख रहे होते हैं। और फिर ये एक अगर वो उनमें एनर्जी ज़्यादा है और दे डोंट नो हाउ टू काम देमसेल्फ डाउन, वो हमेशा हिलते रहते हैं, मतलब फिजिटी होते हैं, टाँग हिलाई, हाथ हिलाई, मतलब लेक्चर्स में बैठ नहीं सकते हैं। उन्होंने उठना होगा, दे फाइंड एन एक्सक्यूज़ टू गेट अप एंड गो समवेयर। ओके। और उसके बाद जो है बहुत कॉमन चीज़ जो है गेटिंग इनटू द रॉन्ग पेयर ग्रुप। मतलब वो ये एक किस्म का डेयर डेविल ग्रुप होता है कि मतलब उसको आप डेयर करेंगे ना, आप कहोगे मैं तुमसे 10 पाउंड की शर्त लगाता हूँ या 10 रुपए की शर्त लगाता हूँ कि जी यहाँ से तुम छलांग लगाओ, तो वो छलांग लगा लेगा। अच्छा। बिकॉज़ दैट इज़ एक्साइटिंग फॉर दैट पर्सन। वो इसलिए नहीं, वो और रिस्क देखेगा भी नहीं। जी, जी, जी। बजाय इसके कि उसकी टाँग भी टूट जाए, हाथ भी टूट जाए, हो सकता है कि जब रिपेयर हो जाए और सब कुछ वो फ्रैक्चर सही हो जाए, हील हो जाए, उसके बाद भी वही एक्शन दोबारा करे। ओह! फिर एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है उस चीज़ का, वो ये है कि दे गेट इनटू द रॉन्ग क्राउड्स। ओके। क्योंकि उनको एक वो जो हाइपर एक्टिविटी होती है, इट्स लाइक एन एड्रेनलिन रश एक किस्म का होता है कि मतलब आपको यू आर थिंकिंग ऑल द टाइम एंड यू हैव टू डू समथिंग ऑल द टाइम। और आपको फिर एंटाइस करती हैं वो चीज़ें जो बड़ी एक्साइटिंग एक्साइटिंग होती हैं, तो एड्रेनलिन आपके लिए चाहिए होता है, मेन कंपोनेंट होता है। तो आपको कोई कहे कि जी कि रॉबरी करनी है, कोई डेयर करे कि यार यहाँ से ये चीज़ चुरा के लानी है, तो वो चले अच्छा, जाएँगे, वो उठा के ले आएँगे। शॉपलिफ्टिंग बहुत होती है, अच्छा। बर्गलरी बहुत होती है इसमें। और ओके। फिर इसी उसमें अक्सर जो टीनेजर्स हैं और यंग एडल्ट्स जो हैं, वो ऐसी स्टेज में चले जाते हैं कि जहाँ पे उन्हें कुछ सब्सटेंस या कोई चीज़ ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू काम हुँ, हुँ। देमसेल्फ डाउन। हाँ, अल्कोहल, मैं हाँ, इस पे थोड़ा इलैबोरेट भी करना चाहता, सब्सटेंस अब्यूज़ अर्ली एज में अर्ली एज इस बहुत 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 कॉमन हाँ, चीज़ है। मतलब आप अगर हिस्ट्री ले रहे हो और ये उन प्रोफेशनल्स के लिए, और आपको पता चले कि एक बच्चा है जिसने 12 या 11-12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में उसने ड्रग्स या अल्कोहल लेना शुरू कर दिए, ऑलवेज स्पेक्युलेट कि हो सकता है उसके लिए एक अंडरलाइन एडीएचडी हो। मतलब ठीक। ये मैंने काफ़ी केसेस देखने के बाद और सारी चीज़ें करने के बाद ये मुझे आया कि जितना यंग वो होता है, आपको उतना एडीएचडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इस वक़्त प्रेज़ेंट पॉपुलेशन जो है यूके की, उसमें 50% अनडायग्नोज्ड केसेस ऑफ एडीएचडी हैं। जो वो पॉपुलेशन है 50%, मतलब अगर ये ट्रीट हो चुकी होती, तो 50% प्रिज़न इस वक़्त खाली होते। वाओ! वाओ! तो तो ये अर्ली ये आप इंटरवेंशन मतलब ये बहुत, 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 बहुत बड़ा नंबर है। बहुत ही बड़ा 50%। है। मतलब आधी पॉपुलेशन जो आपकी प्रिज़न में है, और हाँ, वो इस ये है कि ड्रग्स लिए, ड्रग्स में कुछ चीज़, और कुछ ड्रग्स वो इसलिए लेते हैं कि काम्स देम डाउन। ठीक है? जैसे कोकेन हो गया या स्पीड हो गई या एमडीएमए हो गया।
ये ऐसी ड्रग्स हैं जो उन्हें काम करती हैं। वो कहते हैं कि हम लेते हैं तो और लोग जो हैं वो ओवर स्टिमुलेटिंग होती हैं उनके लिए, हमारे लिए इट काम्स अस डाउन। अच्छा। तो इट इज़ एक्टिंग एज़ अ मेडिकेशन, और ये मैं आपको बताऊँगा लेटर ऑन ये क्यों वो है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स हैं, हुँ, और एडीएचडी की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ स्टिमुलेंट मेडिकेशन, जो ओके, कि एम्फेटामीन से निकलती है, इज़ अ ओके, प्रोडक्ट ऑफ एम्फेटामीन। ठीक है। इसलिए वो कामिंग इफ़ेक्ट होता है। तो सही। अक्सर बच्चे या अक्सर जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको एक कामिंग, एक सूदिंग इफ़ेक्ट, जो उनका माइंड होता है वो घूम रहा होता है, एक रेसिंग ट्रैक की तरह, वो थोड़ा काम हो जाता है। सही, वाह! तो ड्रग एंड अल्कोहल एक बहुत बड़ा कोमॉर्बिडिटी है, क्रिमिनलिटी इज़ अ बिग हुँ, वो कोमॉर्बिडिटी, मैं उसे कोमॉर्बिडिटी कहूँगा, इज़ ऑफ एडीएचडी एट सही, दिस मोमेंट इन टाइम। वाह! मतलब वही आपकी वाली बात है, 50% प्रिज़न पॉपुलेशन है, तो दैट मीन्स 50% लेस क्राइम भी आप कह सकते हैं। बस क्राइम के क्राइम भी मतलब आप आपके, तो इट्स वेरी क्रिटिकल आप देखें इंटरवेंशन बहुत क्रिटिकल है हम जो इसमें। इकोनॉमिक बर्डन की बात करते हैं हुँ, इस केसेस में, बिल्कुल, जो इनडायरेक्ट वो है रिसोर्सेज हैं जो यूज होते हैं, मतलब आपकी पुलिस सर्विसेज हो गई, आपकी बिल्कुल, एम्बुलेंस सर्विसेज हो गई, आपके बिल्कुल, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके प्रिजन हो गए, आपकी प्रोबेशन सर्विसेज, और फिर आपकी ड्रग एंड अल्कोहल सर्विसेज, प्लस आपकी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग, मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट हाउसिंग के ऊपर, होमलेसनेस। होमलेसनेस अगर आप देखें, होमलेस जो बंदे आप बैठे होंगे उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो इतने डिसऑर्गेनाइज रह चुके हैं जिंदगी में, अगर आप उनकी हिस्ट्री लेना शुरू करेंगे, फाइंड के मतलब 20 to 30% of them they have got ADHD which वाह! has been untreated for such a long time। वाओ! और मजे की बात मतलब देखें, पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज में तो एडीएचडी के कॉन्सेप्ट अभी नया है, उसके लिए जी, सर्विसेज भी बहुत कम है, लेकिन ये है कि हमारा एक सोशल प्रोटेक्टिव नेटवर्क है जो कि जी, हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा बचा लेता है। सही, लेकिन यहाँ पे आपकी सर्विसेज ना होने की वजह से क्रिमिनलिटी ज़्यादा हो जाती है, और कंडीशंस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया के जो कि 1% होता है, एडीएचडी जो 6% है, ठीक है? अच्छा, पॉपुलेशन एट मैं टाइम्स मतलब 4 ठीक टू 6% है इसकी पॉपुलेशन में प्रेफ़रेंसेस प्रेवलेंस। ओके, तो अच्छा, उसके उसके बेसिस पे आपके पास सर्विसेज जो हैं वो मिनिमम है, किस जगह पे हैं भी नहीं। हुँ, तो ओके, 6 फ़ोल्ड आपका वो है, उसका कंडीशन का हुँ, डिज़ीज़ इंडेक्स है, और उसके लिए, उस डिज़ीज़ इंडेक्स के लिए आपके लिए सर्विस ही नहीं है, तो ये तो फिर होगा। सही, अगर आप उनको सर्विसेज़ कैटर कर देंगे, तो इनडायरेक्टली आपकी इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिल्कुल, 50% आपका प्रिज़न खत्म हो जाएगा, प्रोबेशन सर्विसेज़ बहुत कम हो जाएँगी, बिल्कुल, हॉस्पिटल एम्बुलेंस कॉल्स, पुलिस कॉल्स आपकी बहुत कम हो जाएँगी। हुँ, लेकिन ये चीज़ लोग सोचते नहीं हैं। बहुत ये तो बहुत बड़ा इसका तो मतलब इट्स अ मैसिव केस बिज़नेस केस क्रिएट किया जा बिज़नेस केस सकता है फॉर बिल्कुल, डेवलपमेंट ऑफ एडीएचडी सर्विसेज मतलब एवरीवेयर। बिल्कुल, मैं अब यूके काम कर रहा में हूँ। हम अब ज़ाहिर है मेंटल हेल्थ बैठक ब्रिटिश एशियन पॉपुलेशन भी देखती है, बल्कि ब्रिटिश एशियंस या एशियंस डायस्पोरा जो है दुनिया भर में, तो उनके लिए भी मतलब हम सुनते हैं कि हमारी ब्रिटिश एशियन पॉपुलेशन इस ड्रग सब्सटेंसेस अब्यूज में है या बाकी चीज़ों में भी है, या प्रेजेंट पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा हाई है, तो काफ़ी है, बिल्कुल। वी नीड टू एज अ कम्युनिटी एज वेल वी नीड टू लुक इनटू दिस और इसके ऊपर भी काम डेफिनेटली करना काम करना चाहिए। पड़ेगा, बिल्कुल। और सही, मतलब ये और दूसरा मसला, दूसरा एक और मसला है, ठीक है? सर्विसेज़ भी नहीं है, लेकिन आपका स्किल सेट भी नहीं है। बिल्कुल, ये क्योंकि एग्ज़ैक्टली ये मेरे पास एक आई वांट टू डेल्व डीपर इनटू दिस ये सर स्किल सेट के ऊपर और फिर मिसडायग्नोसिस वगैरह के ऊपर। बिल्कुल, उसके ऊपर मैं आपसे एक इंडिविजुअली अलग से सवाल भी करूँगा इसके ऊपर। अ, तो अभी टीनेजर्स के हमने इश्यूज़ डिस्कस कर दिए कि हाउ बिल्कुल, और मतलब हाउ यही डज़ इट इसी किस्म के इम्पैक्ट। इश्यूज़ आपके एडल्ट्स में ले लें, मतलब आप स्कूल सेटिंग से, कॉलेज सेटिंग से निकाल के उन्हें वर्क में रख लें, तो वर्क डिसऑर्गनाइज़ेशन, मतलब प्लान नहीं कर सकते हैं, वो डिसऑर्गनाइज़ेशन होती है, डबल बुकिंग होती है चीज़ों की, केयरलेस मिस्टेक्स नहीं होती, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, हुँ, मतलब बहुत बहुत आप छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं हर चीज़ में, और हुँ, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद भी दोबारा वही गलती कर रहे होते हैं वो। ओके, मतलब दैट इज़ रिपेटिटिव फिर मिस्टेक्स फिर आपके बहुत हैं। फिर चीज़ें जैसे बच्चे स्कूल की बुक्स छोड़ आते थे, तो आपकी कीज़, वॉलेट्स, मतलब मुझे ऐसे-ऐसे लोग मिले हैं कहते हैं कि 6 महीने में हमने 6 दफ़ा
अब घर की चाबी बनाइए, क्योंकि हमें गुम गई थी चीजें। काम के लिए जाते थे तो याद आता था कि यार ये चीज तो पीछे रह गई है, तो वापस आओ काम काम से चीज उठाओ, फिर वापस ले जाओ। पेपर वर्क आप लूज कर देना। फिर कॉन्सेंट्र मतलब ये तो कंसंट्रेशन की बात हो गई। फिर हाइपर एक्टिविटी की है कि मतलब फिजिटनेस के हर वक्त हिलना, पाँव की मूवमेंट होना या हाथ की मूवमेंट होना, या मतलब थोड़ा सा रॉक भी करना और फील रेस्टलेस करना। उनको ये लगता है कि उनको हर हर वक्त ऑक्यूपाइड होना पड़ता है। वो ठीक है। ऑक्यूपाई उन्होंने अपना आप को करना होता है। अगर वो ऑक्यूपाई ना करें तो बोर हो जाएंगे, और बोर होंगे तो उनको नहीं पता कि वो क्या करेंगे। तो दे वो फील कर रेस्टलेस दिया, हाँ, ऑल द टाइम। डिसमिस, अच्छा। और मतलब आराम से बैठ नहीं सकते हैं। अगर कोई एक्टिविटीज कर रहे होंगे लेजर, तो मतलब बहुत लाउड हो जाएंगे, बहुत हॉटी हो जाएंगे। बाउंड्रीज उनकी नहीं होती हैं, इंटरप्ट करते हैं, कॉन्वर्सेशन में इंटरप्ट करते हैं। सही। कोई और काम कर रहा होगा, ये एकदम से आएंगे, उसका काम कोई अपना कोई बात करनी होगी, तो एकदम से इंटरप्ट करके, नॉट लुकिंग इनटू द फैक्ट कि वो बंदा काम कर रहा है। तो सही है। ये बहुत कॉमन किस्म की थीम्स होती हैं जो पाई जाती हैं, और इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स के ऊपर, या, इसका इम्पैक्ट सोशल कॉन्टेक्ट्स के ऊपर, दोस्तियों सही। के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर बहुत बहुत मैसिव है। तो यही इम्पैक्ट, मतलब अडल्ट से बात करें तो फिर वो जो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं या मैरिजेस बिल्कुल, हैं, उस पे भी उसी वजह से बिल्कुल, इम्पैक्ट बहुत पड़ता होगा। ये बिल्कुल। फॉरगेटफुलनेस हो गई, केयरलेसनेस हो गई, लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल हो गई। अच्छा। रिलेशनशिप स्टार्ट करना, खत्म करना उनके लिए बहुत जल्दी होता है। मतलब एकदम से दे विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप, दे विल गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप बहुत हम्म, जल्दी से। डिवोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि मतलब फिर उनको रश होता है। तो क्या कहते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफी ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे नीड दैट, दे नीड समथिंग न्यू ऑल द टाइम। मतलब उनको एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर कोई काम कर रहे होंगे और वो बोरिंग होगा, तो वंस नोवेल्टी इज गॉन, तो वो चीज एक साइड पे फेंक दी जाएगी। मतलब एक काम में भी होता है, जिंदगी में भी होता है। तो सही। हर वक्त में एक नई एक्साइटमेंट, नई चीज की जरूरत होती है। और उसमें ये मैंने देखा है कि जब मेडिकेशन उन्हें मिलती है, तो ये चीजें बिल्कुल वापस आ जाती हैं, बैक टू नॉर्मेलिटी। और वो फिर उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन अच्छा। चीजों के ऊपर, कि क्या ठीक। जिंदगी में क्या किया था। और वो अक्सर उनका रिग्रेट होता है कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, मैंने पहले अच्छा। अपने आप को डायग्नोज क्यों नहीं कराया, क्योंकि अच्छा। इसका इतना इम्पैक्ट मैसिव मेरे ऊपर जिंदगी में पड़ा है। सही और आई एम सही। टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स, ये हम्म। भी नहीं कि अनएम्प्लॉयड बंदे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मतलब इस किस्म के इंजीनियर्स, जो कि जब उन्हें मतलब तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। उनको सही। उनको समझ नहीं आता कि इम्पल्सिविटी ये भी सब होता है। कंट्रोल हो जाती है, और मतलब ज़ाहिर इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव हाइपर जैसे एक्टिविटी, जो इश्यूज आते कंसंट्रेशन। हैं, वो सारे के सारे आप एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं बेहतर बिल्कुल, तरीके से। देयर इज अ लॉट टू एंड। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जो जो इफेक्ट भी हो रही हैं, जो कि मैनेज भी हो सकती हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये खैर हमने मतलब एक चाइल्ड से लेके टीनेजर और अडल्ट में हमने चेक कर लिया। अच्छा, इसमें कोई मेल फीमेल रेशो का कोई इशू है या कोई? इसका है मतलब है, वो ये कहते हैं कि मेल टू फीमेल रेशियो जो है 3:1 है। 3 to 4, 3 या 4:1, 3 to 4:1 बेसिकली, फ्रॉम प्रिडोमिनेंस मेल predominant in पॉपुलेशन। males। लेकिन ये है कि फिर ADHD फीमेल्स में मुश्किल से डायग्नोज होता है, क्योंकि अगेन उनके मास्किंग स्किल्स, उनके मिररिंग स्किल्स इतने ज्यादा होते हैं कि अच्छा। कभी-कभी उसमें उसमें भी मास्किंग हो जाती है। अच्छा। और ये उनका तो उनका इमोशनल हार्मोनल एलिमेंट ज़्यादा आ जाता है इस चीज़ में। ओके। ख़ासकर मतलब आपका जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है या प्रीमेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हार्मोन्स का इम्पैक्ट ज़्यादा उनके ऊपर पड़ता है। तो वो उस किस्म की चीज़ें में वो डायग्नोसिस उनका गुम होके रह जाता है, अच्छा। कि वो स्पॉट ही नहीं होता अक्सर। और सही। अक्सर होता है तो बहुत अरसे बाद जाके होता है। ओके। तो हाँ, रेशो के कम होने की एक वजह ये भी है, मतलब जैसे ये भी हो सिमिलर सकती टू है, बिल्कुल। जो आपने एएसडी की जब हम बात कर रहे थे, तब भी आपने यही एलिमेंट्स मेंशन किए थे कि वहां पे भी डायग्नोसिस का रेशो या प्रेवलेंस का रेशो मेल डोमिनेटेड है, बट उसकी ये एक अंडरलाइन वजह भी हो सकती है। बिल्कुल। ठीक। अच्छा। बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल, और मैं काफी कंफ्यूज भी हुआ था, आई केम अक्रॉस दिस, पीपल विद डिप्रेशन, हुँ, हुँ।
उनमें एडीएचडी भी होता है या हाउ, बिकॉज एक तरफ आप अटेंशन डेफिशिएंसी और हाइपर एक्टिविटी को देखते हो, दूसरी तरफ डिप्रेशन को देखते हो, तो समटाइम्स वो लिंकेजेस आप नहीं बना पाते, बट ऐसा भी है। मतलब आपसे पहले भी बात हो रही थी इस बारे में, हाँ, मतलब How is that? देखेंगे, देखो कोमोर्बिडिटीज बहुत ज्यादा होती अच्छा। हैं अटेंशन, खासकर अनट्रीटेड अनट्रीटेड एडीएचडी में बहुत ज्यादा कोमोर्बिडिटीज होती हैं। उसमें ये होता है कि लॉन्ग, क्योंकि अब अगर आप देखो ये, कोमोर्बिडिटी को डिफाइन कर लगे अच्छा, जो कोमोर्बिडिटी है कि नहीं एक होती है। एक इलनेस है या एक डिसऑर्डर है, उसके साथ एक और डिसऑर्डर का कोएग्जिस्ट करना, ठीक है। या एक डिसऑर्डर की वजह से दूसरे डिसऑर्डर का इमर्जेंस होना, और ठीक। दोनों का एक जगह पे कोएग्जिस्ट होना। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली कोमोर्बिडिटी। कोमोर्बिडिटी होगी, ठीक। तो कोमोर्बिडिटी जो मोस्ट कॉमन है एडीएचडी की, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से है, मतलब ऑलमोस्ट 20 to ठीक। 30% है कि ठीक। वो ये दोनों एएसडी और एडीएचडी रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिप्रेशन भी है और एंजाइटी भी है, और ये मैं आपको बताता हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों है। हम्म। क्योंकि उन बच्चों और उन एडल्ट्स के लिए वो सारी उम्र के लिए एक बर्डन ऑफ इलनेस को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। वो अपनी इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, उसके उसके लिए मल्टीपल जगह पे डायग्नोज हुए, ठीक है, हम्म। मिस डायग्नोज हुए, हम्म। दवाइयाँ दी गई, दवाइयों का काम नहीं हुआ, उस चीज़ के ऊपर उनका स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, एंड स्ट्रेस वी ऑल नो कि मतलब स्ट्रेस लीड्स टू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। स्ट्रेस फिजिकल हेल्थ कंडीशंस भी कॉज करता है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी कॉज करता है। तो सही। एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस ऑफ मैनेजिंग देमसेल्व्स, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि एक बंदा, मेरा जो दोस्त है, वो इतना आसानी से एक लेक्चर के दरमियान बैठ के नोट्स बना के ऑर्गेनाइज तरीके से और अच्छे मार्क्स ला सकता है, लेकिन मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मार्जिन पे पास हो रहा हूँ। ठीक है, सही। मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है एक नॉर्मल कामों के लिए, कि जो एक आम बंदा आंख बंद करके कर लेता है। ठीक है, बहुत। मल्टीटास्किंग लोग आराम से कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए एक अजाब है, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और जब वापस आता हूँ तो फिर मैं उसी जील से काम नहीं कर सकता हूँ। तो प्लस वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब वैलिडेशन ये है कि वो आपको आपकी हर इनसिक्योरिटी को वैलिडेट करें कि जी ये तो निकम्मा है, ये तो कामचोर है, ये तो ठीक। मतलब जब ये ड्रग अब्यूज, भुलक्कड़ ये है। तो ड्रगी है, ये तो जंकी है, ये तो नॉन सीरियस है जिंदगी के बारे में, ये तो इसका तो पर्सपेक्टिव ही कम्प्लीटली डिफरेंट है लाइफ के बारे में। तो वो जब आपको इस किस्म की वैलिडेशन मिलती हैं, तो आप मूड में भी लो हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ काम करने में भी घबराते हैं, फिर आपको पता होता है कि अगर मैं काम करूंगा तो ये काम गलत नहीं होना है, तो उसकी वजह से एंजाइटी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है आपके अंदर। तो डिप्रेशन और एंजाइटी, इट्स अ वेरी कॉमन थीम एडीएचडी के साथ कोएग्जिस्ट होना। ओके। और ठीक है। ये उस वक्त खत्म होती है, ये सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट से खत्म नहीं होगी। मैं हमेशा से ये है कि आप किसी चीज को टारगेट करना है तो उसके बेस को टारगेट करें। ठीक है, उसकी कॉज को टारगेट करें। एक चीज की कॉज ही एडीएचडी है, या एक चीज की कॉज ही कोई और आप उसको डिसरिगार्ड करके, आप जख्म डीप है, आप उसके ऊपर प्लास्टर लगाते जा रहे हैं, सही। तो जो जितना भी प्लास्टर लगाएंगे वो जख्म हील नहीं होगा, क्योंकि सही। उसकी कॉज कुछ और है और उसकी डेप्थ कुछ और है। तो उसका इम्पैक्ट ही उसी वक्त होता है जब आप उसको एडीएचडी की ट्रीटमेंट साथ देते हैं। तो अगेन मतलब दे सी मैसिव चेंज इन देमसेल्व्स, और उनको एकदम से एक जिंदगी बदल जाती है उनकी। सही 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 सही, ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया। आप जो अभी बात कर रहे थे कि वही वैलिडेशन वाली बात कर रहे थे, या आपको कॉन्स्टेंटली सोसाइटी से या घर से या दोस्तों से हर जगह से सुनने को मिल रही होती हैं चीजें ड्यू टू योर कंडीशन। एक तरफ एंजाइटी आ गया, एक तरफ डिप्रेशन, लो मूड्स की तरफ लेके चला जाता है, बट उसको ओवरकम करने के लिए प्रोबेबली ये भी होता है कि उस चीज को ओवरकम करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए आप कोई एक्सट्रीम स्टेप्स, बड़े स्टेप्स, बड़े रिस्क वाले काम करने लग हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। और विच अगेन मतलब लीड यू इनटू ट्रबल। बिल्कुल, वो क्योंकि उनके पास आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि एडीएचडी के लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उनके पास उनका दिमाग काम कर रहा होता है, चल रहा होता है, उनके पास नए-नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं, लेकिन फिर वो अकम्प्लिश नहीं कर सकते उन आइडियाज़ को। मतलब दे विल वेक अप विद एन आइडिया एक दिन कि मैंने ये करना है, और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया होगा, बहुत नॉवेल किस्म का आइडिया होगा, लेकिन उसके पास उसके पीछे थॉट प्रोसेस, उसके पीछे एनर्जी, उसके पीछे
एक प्रिपरेशन की लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से वो उसका फेल होने का ज्यादा खतरा होगा। प्लस ये है कि आप एक चीज आपने स्टार्ट की लेकिन फिर आपके दूसरी सोच आ गई तो आपने दूसरी भी स्टार्ट कर दी, आपने साथ तीसरी भी स्टार्ट कर दी, चौथी भी कर दी, और फिर आप मतलब यूर स्प्रेडिंग योरसेल्फ वेरी थिन। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप जस्टिस नहीं दे सकते उन चीजों को, तो कुछ ना कुछ चीजें खराब होंगी उसमें। सही। बजाय इसके कि एक चीज पे कंसंट्रेट करें, उसे डेवलप करें, देन मूव ऑन टू समथिंग अदर, समथिंग नेक्स्ट। तो उनमें ये नहीं होता, उन्होंने कहा आइडिया आया तो इसको करना है, लेकिन फिर उसके पीछे वो लेग वर्क जो है और जो रिसर्च है या वो है वो नहीं होगा, क्योंकि दे वांट टू स्टार्ट इट इमीडिएटली। और सही वो उसके पीछे एक फैक्टर ये होता है कि टू गेट वैलिडेटेड फ्रॉम द सोसाइटी कि मैं कर सकता हूँ, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, मैंने प्रूव करना है अपने आप सही सही। को। दैट लीड्स टू अनदर फेलियर। हाँ, इनकम्प्लीट वर्क या फेलियर। ओके, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, हमने बात की थी कि इट इज जेनेटिक, मेजोरिटीज का मतलब मेन कंपोनेंट ही जीन्स है। क्या जरूरी है, मतलब डज इट मीन कि अगर किसी को, किसी इंडिविजुअल को एडीएचडी है, व्हाट्स द लाइक्लीहुड या हाउ व्हाट्स द चांसेस के वो पास ऑन होगा? इसके हमारे पास कोई रफ नंबर्स हैं, इसके कोई बाद है कोई कि मतलब इज इट नहीं 100% कि अगर था तो बच्चे को भी होगा, नहीं, मतलब या जरूरी नहीं है इट्स कि हो, इट्स अ मतलब हो सकता है कि चांस? डोमिनेंट जीन पे हो और वो हो और पास हो जाए। हो सकता है कि 2 जनरेशन बाद निकल आए सामने। तो ऐसा कोई आपके पास डेटा नहीं है कि जो डिटरमिन करेगा कि कितना होता है, लेकिन ये है कि चांस ज्यादा होता है। हमें हमेशा कहते हैं कि अगर एडीएचडी है तो जस्ट कीप एन आई कि हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे को भी एडीएचडी ठीक हो, ठीक बट ठीक। यू नीड टू कीप एन आई। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जितना जल्दी उस चीज को स्पॉट करेंगे और जितना जल्दी ट्रीट करेंगे तो उतना जल्दी थॉट प्रोसेसेस चेंज होंगे उस वक्त के लिए। सही है, ठीक है। एक एक कंडीशन को ट्रीट करना 6 साल की उम्र में, व्हिच इज अ मिनिमम एज टू ट्रीट एडीएचडी, और एक को ट्रीट करना जो 50 साल का है, जिसके थॉट प्रोसेसेस दे आर सेट इन स्टोन्स। ब्रेन इतना कंक्रीट हो चुका है, चेंजेस आ रही हैं लेकिन इतनी डायनामिकली नहीं आएंगी कि वो उन चेंजेस को अप्रिशिएट हो सके। टाइम लगेगा, एजुकेशन काम करेगी, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक, सही 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 सही। तो अभी जैसे आपने बात की कि वो अर्लीस्ट 6 years आपने कहा कि मतलब है कि टिपिकली 6 year की एज में डायग्नोसिस हो सकता है, या मेडिकेशन स्टार्ट हो सकता है डायग्नोसिस पहले हो, लेकिन मेडिकेशन स्टार्ट करने का 6 years। ओके ठीक है। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, मतलब एनीवन शुड बी लुकिंग एट? पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, या आपके घर में और कोई बड़े हैं या दोस्त हैं, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो ये आपको? है कि फोकस नहीं कर सकता, जंप्स फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, अटेंशन नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होती, अपनी एक दुनिया में खोया रहता है, मतलब इट्स प्रीऑक्युपाइड होता है, या अगर क्लास में होता है तो बाहर देख रहा होता है खिड़की से, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि काम कर रहा है तो एकदम से कोई चीज होगी तो उस पे चला जाएगा, वो देखना शुरू कर देगा। अगर कोई मेहमान आ गए तो वहां पे भाग जाएगा, डिस्ट्रैक्शन प्लस हाइपर एक्टिविटी। तो मतलब दैट्स अ वेरी ऑब्वियस सिम्टम, मतलब बिल्कुल। छलांगे लगाना, इधर उधर भागना, घूमना, टकराना, लेकिन फिर भी पेन का एहसास ना होना, इतनी ज्यादा एनर्जी होना कि बाहर भी जाए अंदर भी जाए, सोने में प्रॉब्लम हो। तो ये चीजें अगर आप उसे इंस्ट्रक्शंस बताएं तो वो इंस्ट्रक्शंस एज इफ मतलब इट्स फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, उसको समझ नहीं आ रही। वो ये होता है कि इसमें प्रोसेस कॉम्प्रिहेंशन का भी ये है कि दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन इतना कम होता है कि उसको सुनना, उसको सही रजिस्टर करना और उन्हें इनकॉर्पोरेट करना अपने अंदर, उसको फिर रिफ्लेक्ट करना, सही वो प्रोसेसेस बिल्कुल होते ही नहीं है वहाँ पे। सही। ओके, यस, गॉट इट। अच्छा, एक जगह देखा, मैंने पढ़ा कि लैंग्वेज डिफिकल्टीज भी एडीएचडी की वजह से हो सकती है। इज इट जस्ट लैंग्वेज लैंग्वेज या डिफिकल्टीज, हाँ। कम्युनिकेशन इन जनरल? हाँ, मतलब लैंग्वेज डिफिकल्टीज ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एएसडी वाली लैंग्वेज डिफिकल्टीज नहीं होती, मतलब स्पीच प्रॉब्लम्स उस किस्म के हाँ, नहीं होते कि मतलब बोलना लेट शुरू हो या कुछ हो सकता है थोड़ों में हो, लेकिन मैक्सिमम आर्टिकुलेशन के कुछ साउंड्स हैं, कुछ इंटोनेशंस हैं, कुछ फोनेशंस हैं, वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा। और मतलब और कॉम्प्रिहेंशन, ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि स्पीच डिफिकल्टीज इज आल्सो एसोसिएटेड विद कॉम्प्रिहेंशन। तो हम्म, कॉम्प्रिहेंड करना किसी चीज को, किसी को इंस्ट्रक्शंस को, उसका सिंक इन होना, वहां पे मसला होता है आर्टिकुलेशन में और कॉम्प्रिहेंशन में। ओके, ठीक है, सही, और मतलब मतलब किसी चीज को और किसी चीज को मतलब वोकलाइज करना भी,
उसकी उनकी एक्सेंट होगा या कुछ वो होगा, तेजी से बोलेंगे, मतलब फास्ट प्रोसेसिंग होगी, तो वो वर्ड्स मफल्ड होंगे। लेकिन उस किस्म के प्रॉब्लम नहीं होते कि बोलना ना हो एकदम से, वो हो सही, जाए, रुक जाए और फिर 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र में जी, एकदम से बोलना शुरू कर दे। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट सही है, ये बिल्कुल। इन स्पीच डिफिकल्टीज में। सही, सही, सही। तो वो हाँ, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट टू जो आप एएसडी में जो हमने डिस्कस किए थे, उससे काफ़ी डिफरेंट और ये बिल्कुल, बहुत स्पेसिफिक है लिंग्विस्टिक और बिल्कुल। स्पीच साइड ऑफ थिंग्स पे। ठीक। अच्छा, ख़ैर है काफ़ी हद तक हमने डिफरेंट मेरे ख्याल फैक्टर्स। है एक चीज़ वो रह गई मिसडायग्नोसिस का। हाँ, वो बिल्कुल मैं डायग्नोसिस के ऊपर ही आ रहा था कि एक तो पहले तो हम ये इसके ऊपर बात कर लें कि ये इसका डायग्नोसिस है ठीक है, क्या या कैसे और ये कितना स्पेशलिस्ट स्किल है और दैट विल लीड ठीक अस है, इनटू दैट क्वेश्चन के ठीक है, इसका ठीक है, मिसडायग्नोसिस इतना क्यों है और किस वजह से। ठीक तो है। ये मतलब इसका डायग्नोसिस का प्रोसेस इन शॉर्ट क्या है और ये कितना कितना देखिए ये स्पेशलिस्ट कितना अवेलेबल स्किल है, इजीली अवेलेबल स्किल है। एक तो ये है कि चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट में ये है, मतलब इट इज़ एन अवेलेबल स्किल, बट नॉट टू ऑल ऑफ देम, ठीक है? ठीक। एडल्ट साइकियाट्रिस्ट में तो इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन। मतलब मैं ऐसे कंडीशन नहीं कह रहा हूँ, रेयर स्किल। हाँ, इट्स अ वेरी रेयर स्किल, मतलब बहुत कम लोगों को पता चलता है, और अगर पता भी चल जाए तो उन्हें पता नहीं होता कि उस चीज़ को मैनेज कैसे करना है। और ये एक मतलब मेरा हमेशा ऐसे एक परसेप्शन है चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों को हमने खुद ही सुपर स्पेशलाइज़ेशन बना दिया है। ओके। कि वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मतलब काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन हमने उनको एक स्पेशलिस्ट सर्विसेज़ की तरफ दे दिया, तो अब सब ये कहते हैं कि यार ठीक है, ये स्पेशलिस्ट सर्विसेज़ का काम है। लेकिन स्पेशलिस्ट सर्विसेज़ के लिए एज़ सच ट्रेनिंग, उनको स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करना, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, दे आर बेसिकली सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड दे हैव सेल्फ टॉट देमसेल्फ। तो ओके। उसके लिए एज़ सच कोई ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है? अच्छा। और उसमें सेल्फ ट्रेनिंग में ये है कि मतलब टू लुक आउट फॉर थिंग्स, वो ये करते हैं कि टू लुक हम्म, आउट फॉर दिस डायग्नोसिस, सही। व्हिच नॉर्मली नॉट मेनी पीपल डू, चाइल्ड में भी और एडल्ट में भी। और प्रोसेस जो है उसका काफ़ी लंबा किस्म का है, उसमें ये है कि आपको पहले तो ये है कि ट्रियाज में एक सर्टेन टूल किट आपको दिया जाता है, जो कि रेटिंग स्केल्स होते हैं, हम्म, जिसके ऊपर फिर आप टिक करते हैं, तो फिर उसके बेसिस पे आता है, स्क्रीनिंग होती है आपकी। फिर जब स्क्रीनिंग पे होके पूरा डायग्नोसिस की बारी आती है, तो उसमें भी स्केल्स यूज़ होते हैं जितने, और उस स्केल्स के मुताबिक फिर आपको डायग्नोज़ किया जाता है। मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ वो है डीवा, DIVA, इट्स अ डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन ऑफ ADHD। तो वो इट इज़ बेस्ड ऑन DSM-5। उसके लिए मैं जो स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करता हूँ वो है ASRS। अ, और जो स्क्रीनिंग के लिए बच्चों में यूज़ होता है, कॉर्नर्स यूज़ होता है, इट्स कॉर्नर्स, जो कि जो मतलब अगेन इट्स अ वेरी लेंथी टूल, जो सिर्फ़ हम्म, स्क्रीनिंग के लिए, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ओके। और उसको उसके नंबर्स को फिर आप टैब्यूलेट करते हैं, फिर आपके पास आता है, आप देखते हैं कि चलो इसमें ये तो है, फिर आपकी फर्दर असेसमेंट होती है। तो इट कैन टेक 2 टू 3 सेशंस समटाइम्स, मतलब मैं 2 टू 3 सेशन कह रहा हूँ, लेकिन ऑन द होल इन ऑर्डर टू डायग्नोज समबडी विद ADHD, आपको 6 घंटे की असेसमेंट्स और लेगवर्क उसके पीछे पड़ा होना चाहिए। तब सही। आप जाके फिर उसमें स्कूल रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो स्कूल बताता है आपको कि कहाँ-कहाँ या मसला है, किस जगह पे मसला है। जी, तो मल्टीपल सोर्सेस, मतलब और अगर 2 सेटिंग्स में ना हो, तो फिर बच्चों में फिर हम उसको डायग्नोज़ नहीं करते हैं। अगर एक सेटिंग में हो, तो द प्रॉब्लम लाइज़ समवेयर एल्स। ओके, अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत टायरिंग प्रोसेस है, और मतलब आप अक्सर अगर माँ-बाप से जब मैं बात करता हूँ, तो 6 साल का वेट, 7 साल का वेट, मतलब है कुछ सर्विसेज़ यहाँ पे हैं कि 10 साल का वेट, चाइल्ड में भी और एडल्ट्स में भी। तो मतलब वेटिंग 10 साल लिस्ट में भी मैं है। ये कहता हूँ कि इट्स इक्विवेलेंट टू नॉट हैविंग अ सर्विस, क्योंकि एडीएचडी का बच्चा या एडीएचडी का एडल्ट जो है, वो 10 साल तक इंतज़ार नहीं करेगा। 10 साल में वो शायद जेल में होगा, या फिर मतलब है खुदा ना ख़ास्ता कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट उनके उसके साथ लाहक हो चुका होगा, या फिर ड्रग्स में होगा, या फिर होमलेस होगा। बहुत अच्छा, मैं और बच्चे जो बच जाते हैं, वो ख़ासकर मैं इसकी तरफ आऊँगा कि एक एक प्रोफ़ेशनल थे, उनके साथ मेरी असेसमेंट हो रही थी, तो वो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग थी। तो स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग की वजह से मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती थी। तो आखिर में उससे मैंने कहा कि तुम दुआ दो अपनी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग को, अगर तुम्हारी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग ना होती, तो तुम इस लेवल पे ना पहुँचे होते। क्योंकि
वो जो परमिसिव होता है उसमें वो बच्चा द किड इज लॉस्ट टू द सिस्टम। ना माँ बाप इंटरेस्ट लेते हैं, ना स्कूल इंटरेस्ट लेता है, उसके ऊपर एक लेबल आ जाता है लेजी का, नॉटी का, और वो फिर सिस्टम में लूज हो गया। फिर मतलब कहीं पर ड्रग्स, कहीं होमलेसनेस, कहीं क्रिमिनलिटी, या फिर लो फंक्शनिंग जॉब्स में वो चला जाता है। ओके। तो कभी-कभी ये होता है कि जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है वो इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ एडीएचडी, क्योंकि कोई उन्हें मैनेज कर रहा है, कोई उन्हें मॉनिटर कर रहा है, सही। और वो अपनी एबिलिटी नॉट 100%, मतलब 100% तो कोई भी अचीव नहीं करता, लेकिन ऑप्टिमल से सब ऑप्टिमल होता है, लेकिन इट्स क्लोज टू द ऑप्टिमल ठीक है। फिर भी। सही है। एंड दिस इज विदाउट एनी मेडिकेशन इंटरवेंशन। हाँ, दिस इज विदाउट एनी मेडिकेशन, लेकिन जब मेडिकेशन होती है तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। वो तो ठीक। स्किल सेट की बात की हमने, हाँ। तो स्किल सेट तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस्म का है, ठीक है। सही है। अब उसकी वजह से जो मिस डायग्नोसिस होता है कि हाँ। हमारा खासकर जो इन पेशेंट्स में आते हैं वो लोग जिन्हें लाया जाता है कि मतलब तो उनके ऊपर सबसे पहले ये तो ड्रग ही है, मतलब ये तो इसको ड्रग या अल्कोहल या सब्सटेंस मिसयूज के प्रॉब्लम्स हैं। कोई, क्योंकि मास किस तरह का होता है तो कोई उस मास के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करता, ठीक है। ठीक। उनके लिए इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग। या सही। फिर हम एक डायग्नोसिस लेते हैं, जैसे कहते हैं इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सही। तो उसमें उसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी-सी सिमिलर होती है, मतलब हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, लेकिन उसका आप जो अगर बैकग्राउंड देखें और उसकी इम्पल्सिविटी का एक्सटेंट देखें, तो एडीएचडी में अब 0 से 100 माइल्स जो होते हैं वो तकरीबन 2 सेकंड में जाते हैं, और वो ट्रिगर ड्रिवन नहीं होता है, कैन बी एनीथिंग, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा। जबकि इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इट्स यूजुअली जी। मोटिव ड्रिवन, उसका कोई एक ट्रिगर होता है which is very congruent to how the person is feeling. सही। ओके। तो अक्सर इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ सब्सटेंसेस या अल्कोहल, उस चीज का वो मिसडायग्नोज हो जाता है। और कई दफा ये हुआ है कि मतलब मैं अभी काम कर रहा हूँ क्राइसिस टीम, क्राइसिस रेजोल्यूशन होम ट्रीटमेंट टीम, हैम्पशायर में काम कर रहा हूँ। तो ये क्राइसिस टीम ऐसे है जैसे यहाँ इमरजेंसी सर्विस है इन द कम्युनिटी। जी। तो हम फर्स्ट लाइन होते हैं कोई भी क्राइसिस का। तो जब मैं यहाँ पे आया 1.5 साल पहले, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हुए, तो मैंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया टू एबल टू, मतलब उनको मैंने 2-3 सेशंस दिए एडीएचडी के, एएसडी के, और उनको मैंने टूल्स बताए कि ये टूल्स यूज करने हैं। अब इट इज वन ऑफ द टीम्स के जो कि सक्सेसफुली स्पॉट कर लेती है एडीएचडी को, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट कर सकती है बाइपोलर से, बॉर्डर लाइन से, और एक 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 उसको एक थीम ऑफ, मतलब वो मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हम फौरन जो एडल्ट सर्विसेज हैं जो उस चीज में डील कर रही हैं उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं विद आवर स्क्रीनिंग टूल्स, और एंड विद आवर वो क्या कहते हैं असेसमेंट्स। सही। ये हमने कर दिए, ये हमने डायग्नोज कर दिया है, तुम ठीक। फॉर्मली से डायग्नोज करो, मेडिकेशन पे स्टार्ट कर लो। सही। सही। तो ठीक। अगर इस किस्म के इनिशिएटिव्स हों टीम्स में, आप अपने फुट सोल्जर्स को तैयार करें इस चीज बिल्कुल। को, जब तक आप उनके पास, वो कहते हैं ना, मैं एक चीज यूज करता हूँ, फॉर मी इट हैज बिकम अ क्लीशे के आईज कांट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। आपको बताना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, जब ट्रेन हो जाए तो फिर उनको देखना शुरू होगा। तो हमारी जो ट्रेनिंग है इवन साइकाइट्रिस्ट की, नर्सेज की, उसमें एडीएचडी, एएसडी बहुत लिस्ट में बहुत नीचे पड़ा हुआ है, बल्कि शायद है भी नहीं, अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से ये मिसडायग्नोसिस इतना ज्यादा है। मिसडायग्नोसिस होते हैं। ओके। ठीक। अच्छा, डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये भी जिक्र किया कि ये हमेशा कोई कोमॉर्बिडिटी होती है साथ में। ना हमेशा नहीं, लेकिन स्टैंड अलोन। अच्छा, स्टैंड अलोन मतलब भी होती होता है, है। मतलब हो सकती है ठीक। कोमोर्बिडिटी। अच्छा, हो सकती है। ठीक है। कोमोर्बिडिटी हो सकती है, या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, या फिर मतलब है बहुत डिसफंक्शनल बिहेवियर्स हो सकते हैं, जैसे मतलब अच्छा अल्कोहल पी लेना या ड्रग्स कर लेना, उसकी वजह से फिर डायग्नोसिस एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। वो कहते हैं मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू सर्टेन सब्सटेंस मिसयूज, इस किस्म की चीजें। ठीक। ठीक। सही। अच्छा, सिम्टम्स डिस्कस हो गए, डायग्नोसिस डिस्कस हो गया, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की इन जनरल। जी। आपने शुरू में बात की थी कि जो स्टिम्युलेंट्स हैं, हम्म। फर्स्ट एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही होती है और मोस्ट इफेक्टिव भी होती है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स भी दे देती है। तो थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में आप बता सकें। तो स्टिमुलेंट्स बेसिकली दो किस्म की मेडिकेशन होती हैं, स्टिमुलेंट्स और नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन। स्टिमुलेंट में इसमें मिथाइल फेनिडेट है,
एक और है एम्फेटामीन का, लिस्टेक्स एम्फेटामीन है। तो ये एम्फेटामीन के प्रोडक्ट्स हैं। एम्फेटामीन इज़ बेसिकली अ कंट्रोल ड्रग, और उनको हम उस कंट्रोल ड्रग को हम स्टिमुलेंट कहते हैं। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि कंट्रोल करती है सर्टेन सब्सटेंसेस इन द ब्रेन, ठीक है? और उसमें डोपामाइन भी आ जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है मेनली, उस चीज़ को कंट्रोल करती है, उनके पाथवेज़ कंट्रोल करती है, और हाइपर एक्टिविटी और इसको कम करने में काफ़ी इंस्टेंटली, मतलब पहली दवाई के बाद आपका तकरीबन 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपको चेंजेस महसूस होना शुरू होंगे, ओके, ठीक है? लेकिन इट हैज़ टू बी टेकन कंसिस्टेंटली इन ठीक, ऑर्डर टू हैव दोज़ चेंजेस और इनकॉर्पोरेट दोज़ चेंजेस इनटू योरसेल्फ। ओके, और शुरू में मतलब ये हमेशा 2-3 महीने लगते हैं डोज़ एडजस्ट करने में, कि आपकी दूसरी फिर प्रिपरेशंस होती हैं, इमीडिएट रिलीज़ होती है, कुछ स्लो रिलीज़ मेडिकेशन होती हैं। तो हुँ, कुछ इमीडिएट रिलीज़ पे अच्छे काम करते हैं, फिर स्टार्टिंग ये है कि इमीडिएट रिलीज़ करो, फिर उसके बाद स्लो रिलीज़ पे ले आओ। इमीडिएट रिलीज़ दिन में 2-3 दफ़ा लेनी पड़ती है आपको डोज़ेजेस। सही, जब सही, सही, स्लो रिलीज़ पे आते हैं तो दिन में 1 दफ़ा लेनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ मतलब यू हैव टू, मतलब अगेन देयर इज़ नो मेथोडोलॉजी टू इट, लेकिन ये है कि हुँ, अपने मुताबिक उस आप ट्वीकिंग करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। लेकिन सही, 2-3 महीने में वो आप एक ऐसी डोज़ पे आ जाते हैं जो कि काफ़ी ऑप्टिमल होती है, सही, और वहाँ से फिर चेंजेस होना शुरू होती हैं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मतलब इससे हमने ज़िक्र कर लिया, बात की बिल्कुल। ड्रग्स, स्टिमुलेंट्स, नॉन स्टिमुलेंट्स सबकी, बट प्रिस्क्राइब्ड बाय ट्रेन्ड अ कंसल्टेंट ट्रेन्ड एडीएचडी साइकियाट्रिस्ट स्पेशलिस्ट, जो मैं कि ये चीज़ों कहूँगा। को समझ सके और वो उन चीज़ों को मॉड्यूलेट कर सके, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैनेज कर मतलब सके। इसकी जो दूसरी वो थी, नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन है, उसमें जो सबसे कॉमन है वो है, एक है मेडिकेशन एटमॉक्सिटिन, स्ट्रटेरा उसे कहते हैं, हुँ, कि हुँ, लेकिन उसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लेता है, सही, हाउ टू बिल्ड अप इन द सिस्टम, और उसके बाद फिर चेंजेस आनी शुरू होती हैं। दैट्स द मोस्ट मतलब अकम्प्लिश्ड मेडिकेशन, नॉन ठीक, स्टिमुलेंट मेडिकेशन फॉर एडीएचडी। ठीक लेकिन है। उसके साथ ये है कि बच्चों का जो है मेनस्टे जो होता है, हम स्टिमुलेंट्स भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन माँ-बाप की पैरेंटल ट्रेनिंग भी करवाते हैं हुँ, बच्चों को। सही है। तो उसमें पैरेंटल ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें उनको बताए जाते हैं कि स्पॉट क्या करें, किस तरीके से मैनेज किया करें, क्या हो, क्योंकि उनको दे नीड अ लॉट ऑफ होल्डिंग हैंड्स एट द स्टार्ट, कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक उसमें उनको मैनूवर करना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ के आदी हो जाएँ। हुँ, उनको उस रूटीन में लाना पड़ेगा। तो वो पैरेंटल ट्रेनिंग इसलिए, और काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल ट्रेनिंग होती है, एंड इट इज़ वेरी मच टारगेटेड एट एडीएचडी। ठीक है। ओके, एडीएचडी की और एसडी की ट्रेनिंग है, ये बहुत टारगेटेड ट्रेनिंग है, सही, ठीक, जिनका मतलब काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। जिन माँ-बाप से मैंने जो गए हैं उन पे, और उनसे जो फीडबैक मिला है, वो बहुत हुँ, अच्छा फीडबैक हमें मिलता है। सही, ठीक है। और जो एडल्ट्स में हैं, उन्हें फिर मतलब डिपेंडिंग ऑन द कोमॉर्बिडिटी, कुछ को हुँ, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है तो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। अच्छा, कुछ लोगों का अगर चाइल्डहुड का के वो हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हुँ, उसमें भी मतलब साइकोथेरेपी है, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी है, या कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी है, इस किस्म की चीज़ें। तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये बिल्कुल, है, ये मैंने देखा है कि मेडिकेशन अगर दी जाए इवन एडल्ट्स में भी, और अगर वो रेगुलरली लें, तो खासकर स्टिमुलेंट्स, इट हैज़ अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइव्स। गुड, ओके, ठीक है। सो बिल्कुल मतलब एंड पे यही बात है कि मेडिकेशन के साथ सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स ज़रूरी हैं और अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है एंड हुँ, ज़िंदगी लोगों की ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है अगर अर्ली इंटरवेंशन साथ में आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर हो, मेडिकेशन हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको बहुत सी चीज़ों से बचा भी सकती हैं और आपकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती हैं। मसला ये है कि मिसडायग्नोसिस भी बहुत है और कैपेबिलिटी स्किल सेट टू डायग्नोज भी इतना प्रेवलेंट नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मेंटल हेल्थ बैठक के प्लेटफॉर्म से ये एडीएचडी और एएसडी की प्राइवेट असेसमेंट्स भी इंशाल्लाह जल्द शुरू करेंगे, तो होपफुली वहाँ से कुछ लोगों को आसानी पैदा हो लोगों के लिए भी और उसको फ़र्क भी पड़ सके, ताकि अर्ली इंटरवेंशन से मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा सके।
और कुछ मजीद ऐड करना चाहेंगे भाई? इसके लिए आई थिंक मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो जो देख रहे होंगे नाजरीन के लिए। मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को प्रोसेस करें, इस चीज़ को सुनें, उस चीज़ को देखें, देखने की कोशिश करें। बिल्कुल। और अगर कोई मसला होता है तो आप और या आपके पास कोई और सवाल होते हैं तो मतलब यू कैन ऑलवेज राइट टू अस मेंटल बिल्कुल। हेल्थ बैठक पे, इन हाँ जी, प्लेटफॉर्म पे। इंस्टाग्राम पे तो हम डीएम्स बिल्कुल भी बहुत आते हैं, फेसबुक पे भी लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं या यूट्यूब पे कमेंट छोड़ देते हैं। रीच आउट, और इसमें कोई चीज़ मजीद ऐड करना चाहेंगे तो करें। मेरा ख्याल है अभी हम इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई, और अगली बैठक में किसी नई चीज़ के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे भी। इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़।